आदमपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आदमपुर में 3 नवंबर को उपचुनाव होगा, 6 नवंबर को मतगणना होगी, जबकि 14 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लगभग 2 महीने पहले कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद आदमपुर विधानसभा सीट खाली हुई थी। कांग्रेस पार्टी से नाराजगी के कारण उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में आदमपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव कुलदीप बिश्नोई की प्रतिष्ठा का सवाल माना जा रहा है। आज चुनाव आयोग के द्वारा 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया गया, जिसमें हरियाणा की आदमपुर सीट भी शामिल है। आदमपुर का गणित क्या कुछ कहता है, राजनीतिक इतिहास, उसकी भी जानकारी आप ले लीजिए। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से महत्वपूर्ण सीट के तौर पर यह देखी जाती है। पहली बार 1967 में यहां पर चुनाव हुए थे। शुरुआत से ही आदमपुर में कांग्रेस के नेताओं का दबदबा गिना जाता रहा है। शुरुआत से भजनलाल परिवार की परंपरागत सीट जो है वो आदमपुर मानी जाती है। 1968 से आदमपुर सीट पर भजनलाल परिवार का दबदबा रहा है। आदमपुर से 9 बार पूर्व सीएम भजनलाल विधायक रहे और 4 बार कुलदीप बिश्नोई भी यहां से विधायक रह चुके हैं। आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई 4 बार विधायक बन चुके हैं। 19 में कुलदीप बिश्नोई आदमपुर विधानसभा का चुनाव जीते थे और कांग्रेस के प्रत्याशी थे उस समय कुलदीप बिश्नोई जब वो चुनाव जीते थे। अब आदमपुर उपचुनाव की जानकारी आपको देते हैं। नामांकन की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है 17 अक्टूबर। 3 नवंबर को फिर यहां पर मतदान होगा, यानी कि वोटिंग होगी और इसके बाद 6 नवंबर को मतगणना होगी, यानी कि वोटों की काउंटिंग जो है वो की जाएगी। 3 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई ने अपना इस्तीफा दिया था। कांग्रेस पार्टी से वो भाजपा में शामिल हुए थे। और आदमपुर उपचुनाव को लेकर सियासतदानों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी शुरू कर दिए हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आदमपुर उपचुनाव पर कहा कि कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में आने से जीत के चांस बढ़ गए हैं। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि आदमपुर हमारा गढ़ है और आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। वहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि आदमपुर में चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई और भाजपा ने इस चुनाव को करारा लोगों को धोखा दिया है। भाजपा ने जब पिछली बार भी चुनाव लड़ा तो बहुत अच्छे वोट हमने पिछली बार भी प्राप्त किए थे और जो जीतने वाले कैंडिडेट थे वो कुलदीप बिश्नोई जी थे। कुलदीप बिश्नोई जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो ऐसे में तो और अच्छे चांस हैं, ज्यादा बढ़िया चांस है। निश्चित 100% भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। तो क्या इस बार जो कुलदीप बिश्नोई जी है उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा या क्या आगे विचार है? देखिए, उसका फैसला तो जो चुनाव समिति है वो करती है और वो जो भी निर्णय करेगी, वो चाहे उनके बेटे का निर्णय करती है, कुलदीप का निर्णय करती है और किसी कार्यकर्ता का निर्णय करती है, तो पार्टी ने फैसला करना है। सोनाली फोगाट की मौत के बाद क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा? मैं समझता सब वर्कर सारे के सारे साथ हैं। वो एक दुखद घटना है, उससे सारी पार्टी को दुख है उस बात का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समझता हूँ कि वो सब लोग साथ हैं और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और वो बीजेपी के खिलाफ थोड़ी है, वो बीजेपी के पक्ष में है। जो आज इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया है, जारी किया है, 7 से शुरू हो जाएगा। 14 तारीख को नामांकन पत्र भरना आखिरी डेट है। तो जो मैंने कहा कि वहाँ कांग्रेस पार्टी ही का उम्मीदवार जीतेगा। वहाँ कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और लोग भी तैयार हैं। लोग भी चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की वोट। ये उपचुनाव किन परिस्थितियों में हो रहा है, ये परिस्थितियां किसने पैदा करी, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये उपचुनाव जो है, ये इस्तीफा कोई इस बात के लिए नहीं दिया गया था कि कोई मेजर रीजन हो गया
जिसकी वजह से इस्तीफा देना पड़े। मैंने तो इस्तीफा दिया था तो किसान आंदोलन चल रहा था, केंद्र की सरकार किसान को कमजोर कर रही थी, उसको जमीन से बेदखल कर रही थी, कहीं किसान की रोजी रोटी छीनने का काम कर रही थी। मैंने तो उन हालात में किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था। अपने हल्के के एक एक व्यक्ति से पूछ करके बात करके फिर रिजाइन करने का काम किया था। कुलदीप बिश्नोई ने क्यों इस्तीफा दिया, ये पूछने वाली बात है। कुलदीप बिश्नोई तो ये कह करके चुनाव जीतते रहे आज तक कि मैं अगला मुख्यमंत्री बनूंगा। क्या वो मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने रिजाइन किया या अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए? ये इस्तीफा लोगों के हितों में नहीं दिया गया, ये इस्तीफा स्वार्थ में दिया गया है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने आप को कहीं ईडी से, इनकम टैक्स से, सीबीआई से, इन एजेंसियों से बचाने के लिए दिया गया है। और वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, एक तरफ चुनाव की तारीखों का ऐलान, दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के साथ साथ वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से केशव, सभी लोगों ने तीनों बड़े नेताओं को सुना है और तीनों ने अपने अपने हिसाब से इस आदमपुर में आने वाले उपचुनाव की जो है वो कैलकुलेशन बताई है। सबसे पहली अहम बात यही है कि 3 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे में राजनीति तो सरगर्म रहने वाली है। कुलदीप को भी कई सवालों का सामना करना पड़ेगा। भले ही अभय सिंह भी इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में आए थे, लेकिन उसका कारण कुछ अलग उन्होंने अपना बताया। अब कुलदीप को इसी तरह के सवालों से जूझना पड़ेगा। हालांकि अगर इस पूरे गुना भाग की बात करें आदमपुर सीट के, तो यह भजनलाल परिवार के वर्चस्व वाली सीट रही है, यानी कि इनकी परंपरागत सीट है। 16 कुल चुनाव हुए, उनमें से 15 चुनावों में भजनलाल परिवार का वर्चस्व रहा है। खुद चौधरी भजनलाल 9 बार यहाँ से एमएलए बने, 4 बार कुलदीप एमएलए बने, एक बार उनकी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई एमएलए बनी और एक बार उनकी माता दसमा देवी यहाँ से विधानसभा में गई थी। तो ऐसे में इनके वर्चस्व को चुनौती इस बार कितनी मिलती है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल कांग्रेस भी चेहरा तलाश रही है और जो इनेलो भी चेहरा तलाश रही है और आम आदमी पार्टी भी अपने इस उपचुनाव के माध्यम से ही अपने राजनीतिक वजूद को मजबूत करने की कोशिश जो है वो करेगी हरियाणा भर में। तो देखने वाली बात होगी क्या होगा। 7 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, 14 तक नामांकन होंगे और उसके बाद 15 तक जो है वो स्क्रूटनी होगी और 17 अक्टूबर तक जो है वो नाम वापस लिए जा सकेंगे और 3 नवंबर को चुनाव है। और ऐसे में 6 तारीख को जो मतों की गणना होगी और उस दिन आदमपुर को विधायक मिल जाएगा। देखने वाली बात होगी कि कुलदीप बिश्नोई खुद चुनौती का मुकाबला करने उतरते हैं या उनके पुत्र भव्य बिश्नोई यहाँ अपना भाग्य आजमाने उतरेंगे। यह अभी आने वाला वक्त बताएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित, आप नजर बनाकर रखें।